हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। सो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं। 9 सितंबर से आपका एग्जाम कराया जाएगा। आज 9 अगस्त है, तो मिनिमम 30 डेज है हमारे पास, और जिनका एग्जाम बाद में पड़ेगा उन्हें कुछ और एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम 30 दिनों की बात करेंगे। इस 30 दिनों में आपको अपना कैसे शेड्यूल बनाना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे रिवीजन करनी चाहिए इस टाइम पे, जिससे कि एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है, अगर आपका अभी मॉक में पर्टिकुलर कोई स्कोर आ रहा है, आप इन एक महीने के अंदर 20 से 25 मार्क्स तक इजीली इंक्रीज कर सकते हैं अगर सही प्लानिंग के साथ चले। हर तरह के बच्चे के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कोई बच्चा है जिसने अभी 2-3 महीने पहले सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करी है, उसके लिए इस एक महीने में जो प्लान होगा वो अलग होगा। एक दूसरा बच्चा जिसकी ऑलरेडी पूरी तैयारी हो रखी है, उसे रिवीजन करनी है, उसके लिए प्लान अलग हो सकता है। जिसके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं ऑलरेडी, उसका प्लान अलग हो सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो को पूरी देखना, कुछ भी स्किप मत करना, चाहे आप 2x की स्पीड पे देखें। हर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्लानिंग करेंगे ना तो 30 दिन कुछ भी नहीं होते। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक बच्चा अगर दिन का 8 घंटे पढ़ रहा है तो 30 दिन के अंदर उसके पास सिर्फ 240 घंटे हैं, जिसके अंदर उसे बहुत सारे मॉक्स भी लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन भी करनी है। और बहुत सारे बच्चे 1 साल से लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिसमें डेली का वो मिनिमम 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ रहे हैं। तो आप लगा लो वो जो सारा पूरे साल भर में पढ़ा है वो एक महीने के अंदर आपको रिवाइज भी करना है, उसके ऊपर मॉक भी देना है, और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो कोई भी आप ऐसी चीज में नहीं टाइम अपना वेस्ट कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट ना हो या जिसकी वेटेज कम। तो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाकी थैंक यू एवरीवन, आप सभी लोगों के सपोर्ट से आज हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, जब मैंने ये चैनल बनाया था कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी आगे तक जाएंगे। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि इस पे व्यूज कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या आगे की प्लानिंग की सब्सक्राइबर्स कैसे इंक्रीज करें। हमारा माइंडसेट होता है कि आपको ऑथेंटिक कंटेंट हम प्रोवाइड करें। जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हो उसमें भी सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन की जाए आपको, जैसे कि एप्लीकेशन पे प्रोवाइड की जाती है। और कोई भी इंफॉर्मेशन हो कोशिश करते हैं कि वो सही रहे, आपका टाइम किसी भी तरीके से वेस्ट ना हो। ठीक है, टेलीग्राम पे 6.45 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जिसमें आपको एसएससी एग्जाम की सारी प्रीवियस ईयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। और आरबी के जितने भी कोर्सेज हैं या टेस्ट सीरीज हैं, वैसे भी हमने काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा हुआ है, क्योंकि आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। काफी लोग ही कहते हैं सर इस अवसर पे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए कोर्सेज पे। तो अब तक का हाईएस्ट डिस्काउंट दैट इज 20% ऑफ, ये आप कोर्सेज पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेस्ट सीरीज हो या कोर्स हो, सब पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सिर्फ आज के लिए वैलिड है, RB20 कोड। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेनली यहाँ पे हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे, 30 डेज में कैसे हम अपना प्लान करें। ठीक है, जैसे लास्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम डेट आ चुकी है, लोगों को मेल भी आ रहा है, करेक्शन विंडो 10 तारीख से खुलेगी। जिसको भी मैसेज या मेल आया है कि फॉर्म रिजेक्शन का, वो 10 या 11 में जरूर उसे करेक्ट करा ले। टोटल सीजीएल 2024 के लिए 34,83,411 लोगों ने अप्लाई किया है। ये वेरीफाइड एंट्री है, ये वेरिफिकेशन हो चुका है। एग्जाम वेंडर मोस्ट प्रोबेबली आपका टीसीएस ही रहेगा। ठीक है, और एग्जाम का जो लेवल मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, पिछले 2 साल से EG2 मॉडरेट आ रहा है। अभी CHSL का पेपर हुआ, उसका लेवल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो EG2 मॉडरेट साइड ही जा रहा था। तो सीजीएल के भी चांसेस है कि पेपर आपका EG2 मॉडरेट जाए, और कुछ शिफ्ट ऐसी जरूर होंगी, 1 से 4 शिफ्ट ऐसी हो सकती हैं जिनका लेवल काफी अच्छा आपको देखने को मिले। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे, और 80 to 90% पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी स्मॉल चीजें हैं। बाकी अगर कंपेरिजन करें तो इस बार ओवरऑल देखो 2022 के अंदर हमारे पास 36,000 वैकेंसीज थी। ठीक है, तब इतने लोगों ने फॉर्म फिल करा था, 34.8 लाख एस्पिरेंट्स ने। ठीक है, इस बार 17,000, मतलब इसके लगभग आधी वैकेंसीज है, आधी से भी थोड़ी कम, और इसमें जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो लगभग इतने ही हैं। तो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि 2022 जैसी कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज ये है कि क्योंकि फॉर्म भरने के बाद टाइम बहुत कम मिला है एग्जामिनेशन में, तो जो नया एस्पिरेंट होगा उसके लिए यहाँ पे काफी दिक्कत होने वाली है कि उसने पता चला सीजीएल में इतनी वैकेंसीज है कि चलो फॉर्म डाल लेता हूँ, तैयारी कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाना गिवन टाइम के अंदर बहुत मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एडवांटेज होगा इस चीज का। ओवरऑल एडमिट कार्ड स्टेटस आपका 25 से 31 अगस्त के बीच में लगभग आ जाएगा, तब आपको एग्जाम सिटी, एग्जाम डेट वगैरह सब पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ क्विकली मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा, ये अपने माइंड में हमेशा रखिए। एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, जब अटेम्प्ट करने जाएंगे तो इस चीज का भी ध्यान रखें। मॉक में भी इसलिए हम एक आधा रॉन्ग क्वेश्चन डालते रहते हैं।
ठीक है, किस तरीके से आपको मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए ये आपको क्लियर होना चाहिए। सही तरीका आपके स्कोर काफी ज्यादा बूस्ट करता है। उसके बाद पीवाईक्यूज भी देने हैं आपको और न्यू मॉक्स भी देने हैं, क्योंकि न्यू मॉक्स में कई बार लेवल हार्ड मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा इजी मिल गया बाई चांस, या मॉक सही से नहीं बना, तो उस पर्टिकुलर केस में आप डिमोटिवेट या एक्स्ट्रा मोटिवेट ना हो जाएं, तो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज भी साथ साथ देने हैं। तो एक पीवाईक्यू देना है, एक न्यायमुख देना है, इस सीक्वेंस में आप चलते रहिए। ठीक है, मेन फोकस आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे करना है। अभी के टाइम पे क्या होगा ना, आप ज्यादातर बच्चों का जीके कवर्ड नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा जीके की वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे कि यार मैं पूरा हिस्ट्री पढ़ लेता हूं अभी से, या पूरा कोई एक सब्जेक्ट उठा लेता हूं जीके का, तो एक महीने में वो सब्जेक्ट भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट क्लासेस पे बिल्कुल भी मत जाइए किसी सब्जेक्ट की। अगर करना है तो जीके क्रैश कोर्सेस है, बाकी मेन फोकस मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। ठीक, और रिवीजन हमेशा आपके लिए ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू न्यू लर्निंग। ठीक है, क्विकली मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज सीजीएल 2023 की दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे डीआई के 2 क्वेश्चन थे, मोस्ट प्रोबेबली इस बार डीआई के 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि सीएचएसएल में हुआ। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, या टाइम एंड वर्क के इतने ज्यादा क्वेश्चन आए थे ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होगा। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इतना ही आएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप वेटेज देख सकते हैं रीजनिंग की। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश की वेटेज है, हो सकता है जंबर्ड सेंटेंसेस और एक्टिव पैसिव के इसके क्वेश्चंस कम आए या ना आए, ऐसा सीएचएसएल को देखते हुए लग रहा है। बाकी प्रिपेयर तो आपको सब कुछ करना है। और उसके बाद ये आपकी जीके की टॉपिक वाइज वेटेज है। स्पेशल फोकस कर रहा है स्टैटिक जीके पे। देखो स्टैटिक जीके के हर शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें भी कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फेस्टिवल से रिलेटेड आ गया, डांस फॉर्म से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। अभी वीडियो में आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे वो चीज आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। आप एक तो वो स्टूडेंट जो 123 प्लस लेके आ रहे हैं, जिनका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। ठीक है, तो उनका मेजर टास्क होगा यहाँ पे रिवीजन करना और मॉक्स देना टाइमली। वो स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करें, कितने कितने क्वेश्चन डेली के लगाएं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो एक फुल लेंथ टेस्ट और एक सेक्शनल टेस्ट देने की कोशिश करें डेली बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पीड बननी चाहिए हमारी। मैथ्स सारा कर लिया हमने कोर्स, मार्क्स नहीं आते उससे भी। ठीक है, ये तब आएंगे जब डेली बेसिस पर आप एक सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, आपकी स्पीड बनी रहनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन से आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें जितने ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बनती चली जाएगी। और कम टाइम में कैसे होना है वो भी जब आप टाइमर के साथ टेस्ट दे रहे होंगे तो अपने आप की आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए वो हो गया सीएचएसएल 2024, सिलेक्शन पोस्ट 2024, सीपीओ 2024, जो एग्जाम्स अभी हुए हैं इनके क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। मैंने मॉक फॉर्म में आरबी की वेबसाइट पे, पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। और गुड क्वेश्चंस मैंने आपको सिलेक्शन पोस्ट के बेस्ट क्वेश्चंस करा दिए, सीपीओ के करा दिए, मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चन, सीएचएसएल के चैप्टर वाइज मैं आपको सीरीज में करवाई रहा हूं। तो वो वीडियोज इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि उसमें नए क्वेश्चन कुछ होंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बाकी इनके अगर आपको टेस्ट भी देने हैं ना पीवाईक्यू, तो आप इन एग्जाम्स के टेस्ट एज अ मॉक दे लीजिए। ठीक है, सीपीओ में 200 क्वेश्चन होते हैं, सीपीओ का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एज अ मॉक पूरा टेस्ट देना चाहें तो। और बाकी सीएचएसएल में तो बिल्कुल सीजीएल जैसा ही होता है पैटर्न, और सिलेक्शन पोस्ट में भी ग्रेजुएशन लेवल के आप पेपर देंगे तो बिल्कुल सीजीएल जैसा ही आपको पैटर्न दिखेगा। तो ये आप एज अ टेस्ट जरूर दीजिए। ठीक, उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, 130 से कम पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, पीवाईक्यू मॉक्स में आपके आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये प्लान करो कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके बचे में, उन टॉपिक्स को एक जगह लिख लो। ठीक है, अब अगर सिलेबस ज्यादा बचा हुआ है तो आपको इस्तेमाल करने हैं क्रैश कोर्सेज, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं कर पाएंगे गिवन टाइम में। अब ऐसा नहीं करना, आपको कोई टॉपिक छोड़ के जाना है, क्योंकि आज के टाइम में पेपर का लेवल जैसे हम 2-3 साल से देख रहे हैं इजी चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस आप हर टॉपिक से आ जाते हैं। तो आपको टॉपिक की नॉलेज होनी जरूरी है। हो सकता है आपको उस टॉपिक के हार्ड क्वेश्चंस ना आते हो, चलेगा एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज हर टॉपिक की होनी चाहिए। तो जो जो आपका सिलेबस बचा हुआ है, देखो 1 महीना बहुत कम टाइम है, जो आपने पहला पढ़ा है वो भी रिवाइज करना है, और जो टॉपिक्स नहीं आते उन्हें क्रैश कोर्सेज की मदद से आप कंप्लीट कीजिए। हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, बाकी यूट्यूब पे लिखेंगे, कहीं और टीचर्स के भी अगर कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है तो वहां से कर सकते हो, वरना आपको जिस टीचर से अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो टॉपिक नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने अभी तक कवर नहीं करे हैं। ठीक है, वो आज ही लिखिए, उनकी प्लानिंग करिए, ये टॉपिक्स मैं कहां कहां से करूंगा, किस किस दिन तक मैं सारी की सारी चीजें कवर कर लूंगा। तो कोशिश करिए आने वाले 10 दिन में जितना भी मैक्सिमम पार्ट आपको नया याद करना है वो याद करके खत्म कीजिए, क्योंकि रिवीजन में भी टाइम जाने वाला है। ठीक है, अगर जो थोड़े टाइम पहले ही कराए, हो सकता है कि फिर आपने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है,
तो आपको पूरा महीना ही सिर्फ नई चीजें सीखने के लिए देना पड़े, तो उस केस में आपके मॉक्स ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में एक दे लो, एग्जाम से पहले हफ्ते रोज डेली का एक दे लेना। जिनकी तैयारी अच्छी है उन्हें डेली बेसिस पे मॉक देना है, जिससे कि वो हाईएस्ट स्कोर कर पाए। ठीक है, कोई भी अब ज्यादा नोट्स वगैरह बनाने के उसमें मत जाना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जहां वीडियो देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लिया, वरना पीडीएफ अवेलेबल है तो पीडीएफ सेव करके रख ली। ठीक है, और जो भी चीजें पढ़ो साथ के साथ उसी दिन उसे रिवाइज करते हुए चलो, क्योंकि आगे जाके पता नहीं कब टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा रिवीजन करने का। तो ये जो भी क्लास आप कर रहे हो, अगर आप उसकी रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो वो वेस्ट है, वो आपको एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आएगा। जिस दिन पढ़ा उस दिन साथ के साथ याद करते हुए आप आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा, अगर फुल लेंथ टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो हर दूसरे दिन, जैसे मॉक्स तो मैंने कहा चलो हफ्ते में एक दे लो या हफ्ते में 2 दे लो, लेकिन मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट हर दूसरे दिन जरूर दो, क्योंकि मैथ्स में स्पीड नहीं बनती, और स्पीड का सबसे बड़ा इशू रहता है सभी बच्चों के साथ, खासतौर पर उन बच्चों के साथ जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। ठीक है, जो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम दे रहे होते हैं, वो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनकी मैथ्स में स्पीड आ जाती है, लेकिन बिगिनर्स को बड़ी दिक्कत आती है। तो वो आप हर दूसरे तीसरे दिन सेक्शनल टेस्ट जरूर दो। आरबी के जो फ्री लाइव टेस्ट होते हैं वो हर संडे को कराए जाते हैं। ठीक है, वो फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हैं, पीवाईक्यू तो आपके लिए अभी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और साथ के साथ वेडनेसडे को CHSL टियर 2 का टेस्ट होता है, और बाकी साथ के साथ अदर प्लेटफॉर्म्स के फ्री लाइव टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप वो भी देते रहें। ठीक है, अगर आपको टाइम मिल रहा है, जैसे मैंने जिन लोगों का डेली देना है, तो वो अदर प्लेटफॉर्म्स के भी, आरबी के भी सभी जो लाइव टेस्ट है वो ज्यादा थे, क्योंकि उसमें ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको एक अच्छा एनालिसिस मिलता है, और जो करंट के बच्चे हैं उनके डेटा के हिसाब से आपको एनालिसिस मिल पाता है। मॉक को कैसे एनालाइज करें उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली थी, एक मॉक टेस्ट चार्ट आपको दिया था कि ये बना लेना, जिससे आपको अपने वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता चलते रहे, और अगर आप एक बार लिख लेते हो ना अपने वीक पॉइंट्स, तो आप उस पर काम भी कर पाते हो। वैसे मैं वो टॉपिक्स भी बताऊंगा जिसमें ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है, कि जिनको ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन चाहिए, वो भी हम देखेंगे। बाकी फिलहाल आप एक मॉक टेस्ट चार्ट जरूर बना के रखें, इसकी पीडीएफ भी दे रखे, वीडियो भी अवेलेबल है। और ऐसी मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करें, क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए, वो सब मैंने अलग से बता रखा है, क्योंकि ये सारी वीडियोज अपने आप में बहुत डीप होती है अगर आप ढंग से बताओगे तो। ठीक है, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। CPO 2023, CHSL 2023, CPO 2024, CHSL 2024, ये सारे टेस्ट यहाँ पे हमने डाले हुए हैं। डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे एज ए मॉक दे सकते हैं अगर आपको लगता है ठीक है। अब बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट वाइज में स्ट्रेटेजी पे जा रहा हूं कि रिवीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका इन 30 डेज में। देखो, मैथ्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने पीवाईक्यू बुक उठा ली, मैं उससे प्रैक्टिस करता जा रहा हूं क्वेश्चन सारे। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो एक चैप्टर में पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है उस पर्टिकुलर एग्जाम के आपको 600, 700, 800 तक क्वेश्चंस मिल जाएं। अगर मैं परसेंटेज चैप्टर के पिछले 5 साल के एसएससी के पेपर्स के क्वेश्चंस कंपाइल कर लूं, तो वही क्वेश्चन 3000 तक चले जाएंगे। क्या हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन का भी लगाओगे तो पता चलेगा बहुत दिन आपने सिर्फ एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा दिए। तो सारे पीवाईक्यू तो बिल्कुल भी करने की प्लान नहीं करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको टीचर ने क्लास में कराए। आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है डिटेल में, उस टीचर के नोट्स उठाओ, उसमें जितने भी क्वेश्चंस क्लास में कराए गए हैं वो सारे करो। जैसे मैं परसेंटेज की बात करता हूं, तो मैंने जैसे जो पेड कोर्स है उसके अंदर परसेंटेज के 200 क्वेश्चंस कराए हैं, 200 से 220 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक। अब इनमें सारे टाइप जो भी परसेंटेज में पूछे जाते हैं वो सारे कवर्ड रहते हैं। अब जिससे वो जब आप सीख रहे हो मुझसे, तो उस टाइम पे आपने एक एक चीज को क्या करा, हर एक क्वेश्चन को सोल्व करा, उसका सॉल्यूशन लिखा, नोट्स बनाए अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें सारी टाइप्स कवर्ड है। अब ये अगर आप प्रीवाईक्यू उठाने चलोगे तो उसमें हो सकता है सारे के सारे टाइप्स भी ना हो, क्योंकि कुछ टाइप्स ऐसे होते हैं जो एसएससी में अभी नहीं पूछे गए, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आएंगे, तो वो भी कराए जाते हैं, तो वो आपको नहीं मिलेंगे एसएससी की पीवाईक्यू बुक में। साथ ही साथ आपको क्या होगा कि पीवाईक्यू दे रहे हो, पता चला एक पर्टिकुलर एग्जाम में एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हर एक टाइप उसमें पूछ ही नहीं रहे, तो आपने जब प्रैक्टिस करी सीक्वेंस में, आप प्रैक्टिस कर रहे हो एग्जाम वाइज, तो कुछ टाइप्स आपके मिस हो गए। तो सबसे जरूरी है ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद से बैठ के दोबारा सोल्व करना स्टार्ट करो। डेली का प्लान बनाओ कि हाँ मैं इतने क्वेश्चन डेली सोल्व करूंगा। अगर मैं ओवरऑल पूरे मैथ्स की बात करूं तो टोटल क्लासेस के अंदर जनरली एक टीचर 5000 के आसपास आपको क्वेश्चंस कराता है। ठीक है, ये 3000 से 5000 वेरी कर सकता है, और अगर बहुत ही ज्यादा मतलब डिटेल में कोई और ज्यादा डीप में एक एक तरह टाइप के 10-10 प्रैक्टिस करा रहा है तो फिर 10,000 15,000 भी जा सकता है। लेकिन अगर ये हमारे पास 5000 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप डेली का एक प्लान बनाओ कि मैं रिवीजन जो क्वेश्चन क्लास में पहले याद कर चुका हूं उसके 100 क्वेश्चन के आसपास क्या करूंगा, डेली के डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से आप चलोगे ना तो पूरा कोर्स आपका रिवाइज हो जाएगा विद इन अ मंथ। 100 के आसपास आप क्वेश्चंस कर लो, कुछ कोई चैप्टर्स होंगे जिसमें ज्यादा भी कर पाएंगे, कुछ में कम। अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो एक चैप्टर एक दिन का ले लो, या कुछ चैप्टर जैसे बड़े होंगे, ज्योमेट्री बड़ा चैप्टर है या अलजेब्रा बड़ा चैप्टर है, तो उनके 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो। लेकिन सारे क्वेश्चन जो भी क्लास में कराए हैं वो एक बार एग्जाम से पहले महीने सारे देख के जाओ।
अब इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं हो पा रहे होंगे खुद से, तो उन्हें हाईलाइट कर लो और उन हाईलाइटेड क्वेश्चन को, जैसे आपने आज परसेंटेज के 100 क्वेश्चन करे, हो सकता है उनमें से 100 में से 90 क्वेश्चन आपसे हो गए हो, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, तो उन्हें हाईलाइट कर लिया आपने। अगले दिन क्लास का अगले आगे क्वेश्चन करने से पहले 2 क्वेश्चन फिर से सोल्व कर लो, फिर अगला जब संडे आएगा तो एक बार फिर से एक बार गो थ्रू कर लो उन्हें, क्योंकि जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होंगे ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जब एग्जाम में एक हफ्ता बचेगा ना, लास्ट वीक हमारे पास होगा, तो उसमें हमें ये पूरे चैप्टर्स रिवाइज नहीं करने हैं, उसके अंदर हमें सिर्फ ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना है। परसेंटेज चैप्टर की अगर उस टाइम पे रिवीजन की बात करूं तो आधे घंटे में पूरा परसेंटेज चैप्टर आपका रिवाइज होना चाहिए। इस एफिशिएंसी के साथ हमें एग्जाम से पहले हफ्ते चीजों को रिवाइज करना है, तब जाके हम एग्जाम रेडी बनेंगे। और वो आधे घंटे में जो चीज सीखने में आपने 40 घंटे लगाए, वो आधे घंटे में कब रिवाइज कर पाओगे आप, जो अभी से आप रिवीजन उसकी स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व करें, हाईलाइटेड क्वेश्चंस को आपने फिल्टर करा और एग्जाम से पहले हफ्ते सिर्फ ये हाईलाइटेड क्वेश्चन सोल्व करें दोबारा से, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब ये तो हो गई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते होते हैं तो ऐसा होता है कि एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो दूसरा चैप्टर निकल गया दिमाग से, फिर तीसरा निकल गया, तो ऐसे चीजें भूलते रहते हैं। और प्रैक्टिस भी, क्योंकि हमारे पास ये कोई वैल्यूज के साथ हम पहले सोल्व कर चुके हैं, तो अलग वैल्यू का क्वेश्चन है तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है डेली बेसिस पे एक मिक्स टेस्ट मैथ्स का जरूर देना है, और कोशिश करो एक आप फुल लेंथ टेस्ट, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फुल लेंथ टेस्ट भी दो। अच्छा, क्लियर हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपको लगता होगा कि सर मैं सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस देख लेता हूं, ठीक है, मैंने पहले रिवीजन कर रखी है तो मैं सारे क्वेश्चंस एक बार नहीं देख रहा। अगर आपने सारे क्वेश्चंस, मान लो परसेंटेज में 200 क्वेश्चंस है, आपने ये लास्ट जो रिवाइज किया था वो 4 महीने पहले किया था, उसके बाद से सिर्फ हाईलाइटेड क्वेश्चंस आप देख रहे हो, तो होता क्या है ना, कुछ टाइप्स हमारे माइंड से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अगर एक बार अभी के टाइम पे टाइम दे देंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी और एग्जाम में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर आपको मूव करना है, और आप देख लीजिए मैथ्स में कितने चैप्टर हैं। डेली का एक चैप्टर भी आप करेंगे तब भी 20-25 दिन ऐसे निकल जाएंगे आपको सिर्फ मैथ्स रिवाइज करने में। मतलब 3 घंटा मान लो दिन का दे रहे हैं आप इस चीज के लिए, 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ठीक है, 2 से और उसके बाद टेस्ट भी दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं, 3 से 4 घंटे मैथ्स का देंगे, तब भी 20-25 दिन अगर आपकी रिवीजन को थोड़ा टाइम हो गया तो लग जाएंगे पूरा मैथ्स रिवाइज करने में। तो डोंट डिले दिस प्रोसेस, अभी से आप रिवीजन की प्लानिंग कीजिए। काफी बच्चों को लगता है सर अलग से कोई वीडियो आ जाए, कोई टीचर प्रैक्टिस करा दे मैथ्स के क्वेश्चंस, तो मैं उससे कर लेता हूं रिवीजन। यार आप नई चीजें सीखने से बेटर जो आपने पहले सीख रखा उसे रिवाइज करो, वो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले जो आपने प्रीवियस जो इतने महीनों में सीखा है उसकी रिवीजन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको मैथ्स में फॉलो करना है, दिन का 3 से 4 घंटे मैथ्स के लिए दो, ठीक है, और आगे से कंटिन्यू करो। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनकी तैयारी क्या है, कंप्लीट है, जिन्होंने पढ़ रखा है। अब कौन से टॉपिक्स की रिवीजन ज्यादा चाहिए, कि जो मुश्किल टॉपिक सभी बच्चों की क्वेरी आती है मेरे पास कि सर रह जाते हैं, जैसे इलेक्शन के क्वेश्चंस में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, वेन डायग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी काफी बच्चे दिक्कत फेस करते हैं, क्योंकि वो जनरली इस टॉपिक को पढ़ के ही नहीं जाते, बहुत जगह पढ़ाया नहीं जाता ये टॉपिक, तो ये टॉपिक में दिक्कत आ जाती है। मिक्सचर में रिप्लेसमेंट वाला सवाल आ जाए तो बच्चे फंसते हैं, डिसोनेट शॉपकीपर वाले सवालों में बच्चे फंस जाते हैं, रेस के क्वेश्चंस लीनियर और सर्कुलर थोड़ा अच्छा बना दो तो बच्चे फंसने लग जाते हैं, ट्रेन ब्रेक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ट्रेन टूट गई उसके बाद उसकी स्पीड में चेंज आ गया, उससे रिलेटेड सवाल बनता है तो उसमें बच्चा फंसता है। टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट डेज वाले जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें बच्चे फंस जाते हैं कि कैसे करें, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले तो। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन CISI के अंदर, अगर नंबर सिस्टम में बात करूं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर और वेन डायग्राम से रिलेटेड जो बने हुए सवाल होते हैं उसमें कई बार फॉर्मूला वगैरह मिस हो जाता है बच्चों से, तो इसमें दिक्कत आती है। वरना डिविजिबिलिटी रूल्स वाले हो गए, रिमाइंडर कंसेप्ट वाले, वो बच्चे कर लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर बेसिकली बात करूं तो हायर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि उसके फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो ये टॉपिक जो मैंने लिखे इन्हें बार बार रिवाइज करो आप, अगर आपने कवर कर रखे हैं तो सबसे पहले चाहिए यही टॉपिक्स आप जो मुश्किल लगते हैं ना सबको, ये रिवाइज कर लो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कहां से रिवाइज करना है, जो आपने क्लासेस पहले कर रखी है उन्हीं को अच्छे से गो थ्रू करना है। अगली चीज तो मैंने बताया कि एक हफ्ते पहले एग्जाम के क्या करना है, जो भी मॉक्स आप दे रहे हो इतने टाइम में, पिछले पूरे महीने के अंदर आप मॉक्स दोगे, हफ्ते मतलब एट द एंड ऑफ द वीक तो एक बार आपको देखने ही है उनके अच्छे क्वेश्चंस, आप एक सेपरेट कॉपी भी बना रखे होगी, इसमें नोट डाउन कर रहे होंगे, या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे क्योंकि टाइम कम है तो हो सकता है आप बुक मार्क्स का ऑप्शन या स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले रहे हो अच्छे क्वेश्चंस के, ठीक है। अभी एक महीने में आप कुछ भी अपने हिसाब से जो बेटर लगे वो कर सकते हो, लेकिन जो भी अच्छे क्वेश्चंस आपको मॉक में मिले उन्हें रिवाइज जरूर करो। और हाँ, अभी तक आपने मान लो पिछले 5-6 महीने में कुछ मॉक्स दिए, अभी तक देखा ही नहीं उनका एनालिसिस, उनकी रिवीजन कर ही नहीं आपने, बस मॉक दिया, उस टाइम पे उसका सॉल्यूशन देख लिया, छोड़ के आगे बढ़ गए,
तो वो क्वेश्चन आपसे अब भी नहीं होने, अगर मैं आपको दोबारा टेस्ट में वो क्वेश्चन डाल के दे दूं आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये काम भी करो कि वो जो क्वेश्चंस पिछले, अगर आपने बहुत सारे मॉक्स दे दिए हैं पिछले 3-4 महीने में, आप 30-40 मॉक्स दे चुके हैं और उनका आराम से आपने अच्छे क्वेश्चंस दोबारा से रिवीजन नहीं करी है उनकी, तो बैठ के पहले वो कर लो, उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, क्योंकि वहां पर आपको सीधा आपकी गलतियां दिखेंगी और वो आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, और जो अच्छे क्वेश्चन है हाईलाइटेड क्वेश्चन है और आइडेंटिटीज, लास्ट वीक में आइडेंटिटीज आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है, अभी हफ्ते में या तीसरे चौथे दिन रिवाइज करते रहो सारे अलजेब्रा की, एडवांस मैथ्स की, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड ऑल, और उसके बाद गुड क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम कवर करने हैं। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको टाइम मिले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी टॉपिक करके जाना, क्योंकि सीएचएस में क्वेश्चन पूछे कि आप सीजीएल में भी आ जाए इस बार। अगले सवाल, अगली चीज, अब देखो अगर आपने कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो कवर्ड नहीं है मैथ सेक्शन में, तो एसएससी सीजीएल मैथ्स क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट पे जाना आरबी पे। ठीक है, इसमें बहुत सारी वीडियो बहुत सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है, ज्यादातर चैप्टर्स कवर्ड है अर्थमेटिक के, तो आप इसमें जाके वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेना, आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने कोई टॉपिक कवर ही नहीं कर रखा है, ठीक है, मान लो जो अभी तैयारी की स्टेज पे चल रहे हैं, मान लो आधा सिलेबस कवर है, आधा सिलेबस बचा हुआ है, तो भी आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आपका वो टॉपिक कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने परसेंटेज है, वैसे तो बहुत 12-14 घंटे लग जाते हैं इसे डिटेल में कराने में, लेकिन यहाँ पे अगर 2.5 घंटे में करवाया है ना, तो सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये भी कर गए आप, तो हो सकता है परसेंटेज का जो भी सवाल पूछा जाए आप आराम से कर पाए। ठीक है, ऐसी रेशियो है, ये 3 घंटे की वीडियो है। ऐसे ही टाइम एंड वर्क, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन 2 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर्ड है इसके अंदर, हर टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो ये अच्छी प्लेलिस्ट है जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको। अपनी सारी प्लेलिस्ट है मैथ्स की, बहुत सारी है, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड प्लेलिस्ट होती है क्रैश कोर्स वाली। उसके अलावा एक लेटेस्ट क्वेश्चंस की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है टीसीएस के, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आपका लगता है कि सिर्फ मेरे को नए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो प्रैक्टिस करने हैं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और सीजीएल 2023 के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सारे के सारे क्वेश्चंस, लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज अरेंज करके मैंने इस प्लेलिस्ट में करा रखे हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट भी बता रखे हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए, लर्निंग के लिए ये प्लेलिस्ट नहीं है। लर्निंग के लिए क्रैश कोर्स वाली आप फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं इफ यू डू वांट टू डू इट। ठीक है, बाकी मेन मेजर काम तो ये होना चाहिए आपको खुद से मॉक फॉर्म में सारे के सारे पेपर्स खुद से सोल्व करो, सबसे बेस्ट वो होता है। अगर आपको किसी कोई टॉपिक वीक लगता है तो उसकी वीडियो की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बारी आती है रीजनिंग। देखो रीजनिंग का सिलेबस छोटा है, मार्क्स मैथ्स जितने ही हैं, तो रीजनिंग जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है पहले तो वो रीजनिंग कंप्लीट करो अपनी। और रीजनिंग जिनने पढ़ रखा है उन्हें रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8 से 9 घंटे में पूरी रीजनिंग की अच्छे से रिवीजन हो सकती है। अब रीजनिंग में क्या करना है आपको या तो ये करो कि अभी इसी हफ्ते में 3 दिन निकाल लो, 3-3 घंटे रीजनिंग करके पूरा रिवीजन कर लो, फिर एग्जाम से पहले हफ्ते जो हाइलाइटेड क्वेश्चन है बस एक बार वो देख लेना और मॉक के जो अच्छे क्वेश्चन है वो कर लेना। ठीक है, ये कर सकते हो आप। वरना आप अपने हिसाब से कि आज एक हफ्ते में ये करूंगा, रीजनिंग का ये टॉपिक करूंगा, फिर अगले हफ्ते ये, फिर ये अपने हिसाब से स्प्लिट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स रीजनिंग में रहते हैं वो है सीरीज वाले क्वेश्चंस आपके। एक फिगर एनालॉजी में आज के टाइम पे काफी अच्छे सवाल पूछता है। नंबर एनालॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ 3, कौन से वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं, जैसे एक वैल्यू ये है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप होगी, ये दे देगा इनके बीच में भी सेम रिलेशनशिप फॉलो हो रही है, फिर 4 ऑप्शन दे देगा बताओ किसमें सेम रिलेशनशिप है। इस सवालों में बच्चे बहुत फंसते हैं। या फिर इस तरह का सवाल अगर आ जाए, एक मैट्रिक्स बना के दे दे, ठीक है, और उसमें पूछ ले यहाँ पे बताओ क्या आएगा मिसिंग नंबर, तो इसमें भी आपको लॉजिक निकालना पड़ता है। इस तरह के सवालों में बच्चों की ज्यादा गलतियां होती हैं, तो इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, फिगर एनालॉजी की प्रैक्टिस अच्छे से करें, सीरीज हो गए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, मिसिंग नंबर हो गए और कोडिंग डिकोडिंग इनके प्रैक्टिस अच्छे से। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें नंबर कटेंगे, बाकी में नहीं कटेंगे, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में अभी भी मार्क्स कट रहे हैं तो कोई भी आप रीजनिंग की पीवाईक्यू बुक उठाओ, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस एक टॉपिक के उठाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाए कर लो। सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक्स बैठने लग जाएंगे। एक बार ऐसा हो गया तो रीजनिंग के क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और इन टॉपिक्स के जो आपने पहले क्लासेस में कर रखे हो वो सारे के सारे क्वेश्चंस बार बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, तब जाके ये टॉपिक्स आपके अच्छे होंगे। कोशिश करो रीजनिंग में जब आप एग्जाम हो आपका तो 50 में से 50 का टारगेट हम रखेंगे, 45 प्लस मिनिमम। और ऐसा होना चाहिए पेपर का लेवल अगर इजी टू मॉडरेट आया तो 50 आउट ऑफ 50 हमें रीजनिंग में करना है। ठीक है, यही आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप रीजनिंग में भी 40 से कम नंबर लेके आ रहे हैं ना 50 में से, तो आप सिलेक्शन से वैसे ही बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि जीके में बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे कितनी भी मेहनत करो आप। चलूंगे आगे।
अब बारी आती है जीके की। देखो जीके में बहुत सारी चीजें हैं। ये एक तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हो गए आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास स्टैटिक जीके हो गया और करंट अफेयर्स भी है, ये सब कुछ कवर करना है। अब इसका बहुत वास्ट सिलेबस है। देखो आप रिवीजन अब इसे स्टार्ट करोगे, एक महीना अगर आपने सारा जीके पढ़ रखा है, 3 घंटे रोज पढ़ो, एक महीना सिर्फ रिवीजन में चला जाएगा आपका। और अगर आप अभी रिवीजन नहीं कर रहे हो जीके की, सोच रहे हो बाद में कर लूंगा, तो पैनिक मोड में आओगे एग्जाम से पहले हफ्ते, फिर समझ नहीं आएगा क्या करूं क्या नहीं करूं, ऊपर ऊपर से देखोगे और एग्जाम देने चले जाओगे। एक बार अभी से रिवीजन का डेली का टारगेट लेके चलोगे तो हो जाएगा। मान लो आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें अगर आप नोट्स भी अपने देखेंगे, कम से कम 80-90-100 पेज के आपने नोट्स बनाए होंगे उसके, ठीक है। आरबी की बुक इकोनॉमिक्स वाली जो नोट्स की मैंने दे रखी है उसमें भी 60 पेजेस हैं, ठीक है। तो डेली का आप 2 से 3 घंटे उसमें लगाओगे, तब जाके आप उसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओगे 2 से 3 दिन के अंदर। और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री और ज्यादा वास्ट है, ठीक है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, इन सब में भी टाइम लगेगा। तो अगर आपने टॉपिक्स कर रखे हैं तो इनके रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो। दिन का 3 घंटा देना स्टार्ट करो। एक टॉपिक पकड़ो कि चलो भैया मैंने पॉलिटी उठा लिया, 3 पार्ट में पूरे पॉलिटी को मैंने स्प्लिट कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब जितने भी नोट्स है, मान लो 90 पेज के नोट हैं, 3 पे स्टार्टिंग के 30, लास्ट बीच के 30 और फिर लास्ट के 30। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग के जो होते हैं वो तो फिर भी रिवाइज रहते हैं, जो लास्ट में हम जो चीज कवर करी होती है, क्योंकि उसकी रिवीजन सबसे कम हो पाती है, तो वो हम ज्यादा भूलते हैं। तो आप लास्ट के पहले चाहो तो लास्ट से पहले रिवाइज कर लो, फिर आगे के, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर लिंक है तो आपको सीक्वेंस में करना है, अगर किसी पर्टिकुलर चीज में लिंक नहीं है तो जो लास्ट चीज जो लास्ट में कवर करिए उसकी रिवीजन आपको पहले करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 3 पार्ट में पॉलिटी करा, फिर हिस्ट्री को 4 से 5 पार्ट में कवर स्प्लिट कर लिया, ज्योग्राफी को 4 से 5 पार्ट में स्प्लिट कर लिया आपने, दोबारा आ गया हिस्ट्री। फिर आर्ट एंड कल्चर 1 से 2 दिन में हो सकता है, फिजिक्स 1 दिन में भी कर सकते हैं अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है, साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं। नहीं है साइंस बैकग्राउंड के, 2 से 3 दिन लगेंगे रिवीजन में, 2-3 घंटे लेके। ऐसी केमिस्ट्री और एक फिर बायोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से इनका रिवीजन शेड्यूल। साथ के साथ स्टैटिक जीके बहुत बच्चों ने पढ़ी नहीं होती। अब स्टैटिक जीके के लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, वो आपको स्टैटिक जीके अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो वो आप जरूर कवर कर लो। जैसे स्टैटिक जीके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक तो हो गया फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में कोई भी चीज सबसे पहली बार हुई हो तो उससे रिलेटेड बहुत सवाल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके लीडर कौन है, उनका हेडक्वार्टर्स कहां पे, उस पर बहुत सवाल आएंगे आपके। डांस फॉर्म्स हो गए, ठीक है, जो आप आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट मान सकते हैं या फिर इधर, ठीक है। आपका यहाँ पे डांस फॉर्म्स के अलावा फेस्टिवल्स हो गए। आजकल हिंदू कैलेंडर से भी काफी सवाल पूछ रहे हैं, तो हिंदू कैलेंडर हमने वीडियो भी डाली थी, वो हो गया, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, घराना, इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं, ये कवर कर लिया आपने अच्छे तरीके से। बुक्स एंड ऑथर से पहले बहुत सवाल आते थे, आज के टाइम पे नहीं आते, वो करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं। और एक हो गया स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें होती है, कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के, उससे रिलेटेड बहुत सवाल होते हैं, ठीक है। पहली बार कब दिया गया, इस साल किसको क्या अवार्ड्स मिले, वो फिर करंट अफेयर्स वाले में चला जाता है कि इस साल किसको क्या मिले, ठीक है। कोई भी गेम है जैसे क्रिकेट है, उसमें एलपीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी उसके अंदर यूज की जाती है उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा सवाल आते हैं आपके, तो वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये जनरली आपका स्टैटिक में आता है, ये आपको कवर करना। और बाकी ये बहुत कुछ चीजें बताई मैंने, अब इसमें बहुत सारी चीजें जो ज्योग्राफी का पार्ट होता है वो भी स्टैटिक में कई बार याद कराया जाता है, तो ये सब आपको अच्छे तरीके से कवर करने हैं, ठीक है। तो स्टैटिक नहीं किया तो स्टैटिक तो कर ही लो, जिसने नहीं पढ़ा है प्लेलिस्ट, आरबी की प्लेलिस्ट में भी काफी सारी वीडियोज मिल जाएंगी, आप वहां से भी कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है उसके अंदर भी ये टॉपिक्स हमने डाले होते हैं, ठीक है, वहां से भी कर सकते हो आप। तो स्टैटिक के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे डांस फॉर्म्स, फेस्टिवल्स, ये दोनों वीडियोस तो बिल्कुल भी छोड़ना ही मत, इससे सवाल आएगा आपका। और बाकी ये टॉपिक्स जैसे मान लो आपके रह गए हैं बाई चांस, तो इनमें से जो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनकी रिवीजन, बाकी क्रैश कोर्सेज से आप एक बार देख जाओ अगर आपको टाइम मिल रहा है। सपोज करो आपका एक टॉपिक ऐसा रह गया तैयारी करते टाइम कि चलो मैंने हिस्ट्री यार आज तक पढ़ाई नहीं है, तो आप हिस्ट्री को अगर स्किप भी करके चले जाएं कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक भी अगर एग्जाम में आए, अगर आप पढ़ के जाओगे तब भी क्या गारंटी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं। 50% तक का हम मान के चलते हैं कि जीके में 50 में से 25 आ गया तो अच्छे नंबर है। और जो सब कुछ पढ़ के जाता है उसका जनरली स्कोर क्या रहता है, 25 से 40 के बीच में वेरी करता रहता है, ठीक है। जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है उसका रेंज ये रहता है, जिसने कम तैयारी करी उसके 10 के आसपास रहते हैं, जिसकी ठीक ठाक तैयारी है वो 10 से 25 के बीच में वेरी करता है। तो आपको क्या करना है, कोई एक सब्जेक्ट छूट गया, लेकिन बाकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पे अपनी पकड़ बनाए रखनी है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, कब से कब तक के करने हैं, देखो
जुलाई 2024, जुलाई एंड तक मान के चलो, उससे आगे के करंट अफेयर्स अगस्त के सितंबर के नहीं पूछेगा। और एसएससी में पिछले 1.5 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लेता है, तो 1.5 से 2 साल के पूरे होने चाहिए। तो जुलाई 2024 से लेके जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स कवर करके चलो। सबसे पहले करंट अफेयर्स अगर आपको करने हैं तो कौन से करोगे आप? जो इस साल के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, आप कोशिश करो मार्च से लेके जुलाई तक के करंट अफेयर्स सबसे पहले कर लो। अब ये मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2-3 साल पहले एसएससी ऐसा करता था कि पिछले 3 से 4 महीने के करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता था। तो ये हिस्ट्री भी एसएससी की रही है। तो अगर ऐसा हुआ पिछले 2 से 3-4 महीने के ज्यादा पूछने लग गया, तो आपको वहां पे एडवांटेज मिल जाएगा। पहले तो ये, और उसके बाद इससे बैकवर्ड आप जाते रहो जितना आप कर पाओ, आपके ऊपर है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है, ठीक है। आरबी के प्लेटफॉर्म पे मैंने सारे के सारे जो टॉप 100 करंट अफेयर्स की सचिन सर वीडियो डालते हैं वो क्विज फॉर्म में भी डाली हुई है, वेबसाइट पे भी, एप्लीकेशन पे दोनों अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो देखी है आपने तो कई बार याद रखने में मुश्किल होती है, तो आप क्विज फॉर्मेट में दे लो, तो आपका एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा उससे। ये काम भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों का ये सब सब्जेक्ट्स कवर्ड है और उन्हें लग रहा है कि ये सारी चीजें मेरे टिप्स पे भी हैं, मतलब जो भी मैंने क्लास नोट्स वगैरह बनाए वो अच्छे से रिवाइज्ड भी हैं, तो वो क्या करें? जैसे मैंने बताया पॉलिटी को 3 पार्ट में स्प्लिट किया, 3 दिन दिए, 3-3 घंटा। तो आप क्या करो यार, एक दिन तो मैं बैठ के पॉलिटी रिवाइज कर लेता हूँ, जिसको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट आता है, और एक दिन बैठ के क्या करा, अपना पीवाईक्यू पिछले 5 साल के लगा लिए, ठीक है। ये लेटेस्ट के स्टार्ट करें, सीएचएसएल 2024 के, फिर सीपीओ 2024 के, फिर इस तरीके से आप बैकवर्ड मूव करते चले जाओ और क्विज देना स्टार्ट कर लो, या फिर ई बुक जो पीडीएफ है उससे कवर कर लो। क्विज आरबी के एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लेटेस्ट एग्जाम्स के भी जीके की सारी सब्जेक्ट वाइज क्विज डाली हुई है, आप दे सकते हैं। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपसे ना है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वरना आरबी का अगर पीडीएफ कोर्स है या कंप्लीट कोर्स है तो उसमें पीडीएफ है, आपके पास कोई बुक है, जीके की मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल होती है, आपने पीवाईक्यू की कोई बुक ले रखी है, वो बुक उठाया और उससे अपने क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो जितने भी हो जाए, पिछले 5 साल मैक्सिमम बोला है, वरना 1-2 साल के भी आप लगा लोगे, दैट इज इनफ फॉर नाउ। बाकी आप टियर 2 के टाइम पे लगा लेना। ऐसे आप कंटिन्यू करते चलो, जीके में बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने जीके अभी तक पढ़ाई नहीं है तो वो पढ़े भी ना, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्सेज जो देखना चाहो, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो देख लेना, ठीक है। जीके क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट है, इसमें सारे जीके के टॉपिक्स के आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, वो आप यहां से देख सकते हैं। हिस्ट्री का अवेलेबल नहीं है, हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन वीडियो सबने डाली थी पहले बहुत, ठीक है, जिसमें टाइमलाइन वगैरह डिस्कस करी थी, तो इंपॉर्टेंट वीडियोस, वाइस रोड से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। कंप्लीट क्रैश कोर्स नहीं है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स हमने डाला हुआ है, वो आप यहां से अगर टाइम कम है तो कवर कर लीजिए। डांस फॉर्म्स की वीडियो भी मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। हिंदू कैलेंडर हो गया, म्यूजिक घराने वाली वीडियो कल मिल जाएगी। तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी, जिसने अभी तक जीके नहीं पढ़ा और उससे अगर जीके कवर करना है। इनकी पीडीएफ भी साथ के साथ अटैच्ड है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, उन पीडीएफ से ही आप रिवाइज करिए, वीडियो देखिए, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए, मंथली करंट अफेयर टॉप 100 करंट अफेयर्स हम कराते हैं, इसकी बुक भी अवेलेबल है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इफ यू वांट टू कवर की बाकी सारी चीजें हो गई हैं, करंट अफेयर सबसे लास्ट में उठाना, अगर बाकी स्टैटिक हो गया आपका, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो गए तो ही करंट अफेयर्स पे जाएं, अदरवाइज ना जाएं, ठीक है। और करंट अफेयर्स जब आप उठा रहे हैं उसमें भी जो ई बुक होती है आरबी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मई एंड तक अपडेटेड दे रखी है, जुलाई एंड तक विद इन 5 to 10 डेज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जुलाई एंड तक की जो अपडेटेड ई बुक होगी उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज रखे होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट से बहुत सवाल आएंगे, अवार्ड से बहुत सवाल आएंगे, ठीक है। म्यूजिकल अवार्ड्स हो या फिल्म फेयर अवार्ड्स हो या फिर नॉर्मल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो, सारे टॉपिक से बहुत सवाल आते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सवाल आएंगे, ठीक है। सीईओज, इंडियन सीईओ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसपे बहुत सवाल बनते हैं, वो सारे हम इसके अंदर टॉपिक वाइज भी डालते हैं। और क्लासेस के जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको टेक्स्ट फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू कवर दैट, ठीक है। अब बारी आती है इंग्लिश ग्रामर की कि क्या करें इंग्लिश ग्रामर के अंदर। देखो इसमें क्या करो, 2-2 चैप्टर्स डेली लेना स्टार्ट कर दो। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किस दिन आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने जीके भी में भी क्या कहते हैं, रीजनिंग में तो देखो ज्यादा टाइम नहीं लगना, वो आप सभी लोग कर लेंगे मुझे पता है। तो मैंने कहा मैथ्स में 3 से 4 घंटे चले गए हमारे, जीके में 3 घंटे चले गए आराम से, 3 से 4 घंटे, तो 6 से 7 घंटे, 6 से 8 घंटे तो हमारे इधर चले गए। अब बचा हुआ टाइम 1 से 1.5 घंटा आप या 2 घंटे तक आप इंग्लिश के लिए भी दो। अब इसमें देखो ट्रूस रहेगा, चीजें बहुत हैं करने को। मैं कह रहा हूं जब मैं रिवीजन की आपको बात बता रहा हूं तब जाके इतना टाइम जा रहा है, तो आप नई चीजें पढ़ने की तो अभी सोचेंगे ही नहीं जिनकी तैयारी हो रखी है। तो अब आप क्या करो, ये जो 2 घंटे हैं अपना, 2 घंटे इंग्लिश के लिए निकालो। अब इसके अंदर क्या करना है, एक तो आपको वोकैब की रिवीजन करनी है। मैं रिवीजन बोल रहा हूं, देखो नए वर्ड्स इतने याद नहीं कर पाओगे,
आपने जो पहले वो क्या पढ़ रखी है 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसके रिवाइज कर लिए, क्विकली देखना ही है आपको, मतलब पता है तो आगे बढ़ते रहो, जिसका मतलब नहीं पता उसे हाईलाइट कर लो, जिससे अगले दिन फिर से आप उसे रिवाइज कर पाओ और हफ्ते में रिवाइज कर पाओ और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर पाओ, तब जाके चीजें याद रहेंगी। तो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ले लिए, 100 सिनोनिम्स के वर्ड्स ले लिए, ठीक है, एंटोनिम्स करने की भी जरूरत नहीं है, सिनोनिम्स हो जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, या नॉर्मल वोकैबुलरी के वर्ड्स, और 100 आपने ईडीएम्स ले लिए। डेली बेसिस पे टारगेट बनाओगे, रिवाइज करोगे तो 3000 आपके एक महीने में हो जाएंगे। चलो मैं और थोड़ा कम कर देता हूं, 2500, कम से कम इतने इतने वर्ड्स तो आप ये तीनों कवर करके जाओगे, तभी तो आपको 100% श्योरिटी आएगी कि एग्जाम में यार वोकैबुलरी का कुछ भी पूछ ले मैं कर पाऊंगा। तो रिवीजन अभी से प्लानिंग स्टार्ट करो, रिवीजन। और रिवीजन ऐसे नहीं होती, कुछ बच्चे क्या करते हैं बुक खोल लेते हैं, बस रीड करना स्टार्ट, वर्ड देखा उसका मीनिंग देखा आगे बढ़े, वर्ड देखा मीनिंग देखा, ऐसे रिवीजन नहीं होती। जैसे छोटी क्लासेस में होता था कि मैं आपसे कोई वर्ड बोल दूं आपको तो उसका मीनिंग आप मुंह जुबानी बता पाओ, ऐसा होना चाहिए। तो सॉल्यूशन पे हाथ रखो, वर्ड यहाँ पे देखो, वर्ड देखो क्या उसका मीनिंग पता है, मन में सोचा मीनिंग क्या है, फिर यहाँ पे चेक करा मीनिंग हाँ सेम है, फिर आगे बढ़े। इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन में जो भी चीजें आपने पढ़ रखी है, जो भी बुक से आपने कवर किया है, जो भी टीचर्स की क्लासेस या नोट से आपने कवर किया है, उससे रिवीजन करना स्टार्ट कर दो इसकी, ठीक है। और जिन लोगों की वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, जिन्होंने अभी तक वोकैबुलरी नहीं पढ़ी, भाई बिना वोकैबुलरी के एग्जाम देने मत जाओ। दिन का टारगेट बना लो, कोई एक बुक ले लो अच्छी सी मार्केट से, वोकैबुलरी के लिए ब्लैक बुक ले लो, या फिर आपके पास जो नॉर्मल ग्रामर के आपने कोई बुक ले रखी हो उसे उठाओ, अपना डेली का 50 वर्ड जो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं 50 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना स्टार्ट कर दो, 50 नॉर्मल वोकैब के वर्ड्स याद करना स्टार्ट कर दो, 50 इडियम्स उठा लो। इतना भी करोगे तो आने वाले 25 दिन का भी अगर लूं तो 1250 तीनों के हो जाएंगे 25 दिन के अंदर। तो इसमें भी चांसेस है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए कर पाओ, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर वो भी इतने कर लिया आपने तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर है? अब ग्रामर के लिए ऐसा कर सकते हो आप, जैसे आपका जो वोकैबुलरी सेक्शन है, अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिवीजन कैसी है, हर पर्सन को, किसी को इसमें 1 घंटा लगेगा, किसी को 1.5 घंटा भी इस चीज में जा सकता है, और जो ये याद कर रहा है उसे तो 2 घंटे भी जा सकते हैं खाली वोकैबुलरी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो बाकी का ग्रामर पोर्शन अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपने लास्ट कब रिवीजन करी थी। तो जब भी ग्रामर को लेके बैठो, डेली भी लेके बैठने की जरूरत नहीं है, हर दूसरे दिन बैठ जाओ या तीसरे दिन बैठ जाओ, उस दिन बैठे अपना नोट्स निकाले, उसमें से 2 से 3 चैप्टर क्विकली रिवाइज कर लिया आगे बढ़े, फिर 2 से 3 चैप्टर रिवाइज कर लिया आगे बढ़े, इस तरह से कंटिन्यूएशन में आप चलते रहो, ठीक है। और जहां जहां दिक्कत आ रही है उसे साथ के साथ हाईलाइट करते रहो, और उसकी रिवीजन एक बार संडे को जरूर करो, मतलब वीकेंड पे। अगेन यहां पे मैंने आपको सारी चीजें लगभग एक मोटा मोटे तरीके से बता दी हैं। ये मैंने उन लोगों की बात करी जिन्हें रिवीजन करना है, जिन लोगों को चीजें सीखनी है। ऐसे ग्रामर में जैसे टॉप 100 रूल्स आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, आरवी पे। बाकी और भी आप जो भी टॉपिक्स मिले, मान लो आपने ग्रामर नहीं पढ़ रखा तो इस टाइम में डिटेल में सारा ग्रामर करने की कोशिश ना करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसकी वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिलेगी, वहां से कवर करा अपना ग्रामर पोर्शन को, उतना करके आप आगे बढ़े। कोई बुक है अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो चैप्टर वाइज आप उसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, और बाकी फुल लेंथ आपके जो टेस्ट दे रहे हो आप उसमें आपकी रिवीजन थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। इसके अलावा अब वो बच्चे जिनका सब कुछ प्रिपेयर्ड है और सब कुछ रिवाइज्ड है, मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अभी मॉक में 160 प्लस ला रहे हैं, ठीक है, उन्हें उम्मीद है 100% श्योर है कि टीयर 1 तो क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। वो बच्चे अभी से टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाओ। टीयर 1 के मॉक्स के साथ साथ आप टीयर 2 के मॉक्स भी दो, जिससे कि चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आपको मिले, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो, टीयर 2 में आप और बेहतर स्कोर कर पाओ। कंप्यूटर नहीं पढ़ाया तो वो लोग कंप्यूटर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे। कई बार टीयर 1 में सीजीएल में तो उम्मीद नहीं है, सीएचएसएल में कंप्यूटर के आ जाते हैं, सीजीएल में उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी आप टीयर 1 से पहले थोड़ा देख जाओगे बेसिक, तो बेसिक क्वेश्चन जीके में पूछे जाएंगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। टाइपिंग नहीं आती है तो टाइपिंग अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में लिमिटेड टाइम आपको मिलेगा। टीयर 2 के जो टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा पूछे जाते हैं मैथ्स के अंदर, वो आप कवर कर सकते हो। और मॉक्स तो टीयर 2 के जरूर लगाओ। उन लोगों को मैं ये कह रहा हूं, टीयर 2 में देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है टीयर 1 और टीयर 2 के सिलेबस में, माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो। डेली बेसिस पे आप ऐसा कर सकते हैं कि यार 1 से 2 तो टीयर 1 का मॉक दे लिया और एक टीयर 2 का ऑल्टरनेट डे पे मॉक दे लिया। टीयर 2 का ऑल्टरनेट डे पे एक मॉक लगाना अभी से स्टार्ट कर दिया। हो सकता है आप में से इनमें से वो बच्चे भी होंगे जो सीएचएसएल टीयर 2 दे रहे होंगे, ठीक है, तो वो ये भी कर सकते हैं टीयर 2 का डेली बेसिस पे एक मॉक देना इस टाइम पे स्टार्ट कर दें।
और देखो हर बच्चे की प्रिपरेशन का लेवल अलग। अब ये क्रैश कोर्सेज मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब जिनकी तैयारी पूरी अच्छी हो चुकी है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, अब अपने लेवल को और इंक्रीज करना चाहिए। तो उनके लिए हार्ड क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, कि जो भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो उनके दिमाग से छूटे ना, जिससे कि एग्जाम में मुश्किल शिफ्ट भी पड़ गई तो उसमें भी टॉप स्कोर कर पाए और टॉप रैंक तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आप यहां पे अपना जो जो आपको मुश्किल चीजें लग रही है वो अच्छे तरीके से और ज्यादा कवर करते रहो। अपने नॉलेज अगर अभी इतनी है तो इसे इतना करने की कोशिश करते रहो, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करते रहो रिवीजन के साथ साथ। अगेन आरबी के सभी कोर्सेज पर टेस्ट सीरीज पर आज के लिए डिस्काउंट है RB20 एंड दैट्स इट गाइस। आई होप ये स्ट्रेटेजी वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है, मैंने कोशिश करी है डिटेल में सारी चीजें बताऊं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। शेड्यूल आप अपना बना लीजिए, खुद का शेड्यूल सबसे बेस्ट रहेगा, खुद का बना लोगे तो आप उसे यूज कर पाओगे। ठीक है, और देख होता क्या ना, हम अपना शेड्यूल ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपने आज मन करा मैथ्स करने का, पूरे दिन मैथ्स करते चले गए, अगले दिन मन ही नहीं करा पढ़ाई करने का तो छोड़ दी, उससे अगले दिन जीके उठा ली। अगर आप ऐसे चलोगे ना तो एक महीना निकल जाएगा और फिर आप कहोगे सर एक हफ्ते की स्ट्रेटेजी बताओ अब क्या करें। फिर क्या होगा सर लास्ट डे क्या पढ़ के जाए उसके बारे में बताओ। देखो ये चीजें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं चीजें बता सकता हूँ एक हफ्ते में क्या करना चाहिए, उस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, मैं तो उस चीज के बारे में गाइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ऐसी स्टेज आने ही क्यों दे रहे हो, आपको क्यों जरूरत है एक हफ्ते की स्ट्रेटेजी की? आप पहले पूरे महीने की अपने अच्छे से प्लान कर लो ना अच्छे तरीके से। जब ये आपका अच्छे से हो जाएगा तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज की। आप खुद ही कहोगे सर मेरे मार्क्स अभी इतने आते थे। आज की डेट में आप एक एसएससी का कोई भी पीवाईक्यू मॉक देके देखो, उसमें अपने मार्क्स नोट कर लो कि आपके मार्क्स कितने हैं, और जो मैंने आपको प्लानिंग बताई है इसे एक महीने में फॉलो करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आपने रिवीजन अच्छे से कर ली और अगर आपने सही कंटेंट पहले से पढ़ रखा है तो 20 नंबर तक का आप इंक्रीमेंट अभी इस गिवन टाइम में ही देख सकते हैं। ठीक है, और इवन कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे जो इस गिवन टाइम में जिनकी तैयारी अभी बहुत कम है लेकिन क्रैश कोर्सेज वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए और बैकग्राउंड ठीक था तो जल्दी चीजें समझ भी आ गई, वो 30 नंबर तक भी आगे जा सकते हैं इस महीने के अंदर। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये महीना बहुत ज्यादा जरूरी है। रैंडम वीडियोज पे आप मत जाइए। ठीक है, जो वीडियो आपको लगे कि हाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो वीडियो आपको देखिए, आप देखिए। अगर आपने कोई टॉपिक है पहले से आपने कवर कर रखा है, उसकी वीडियो अलग से दोबारा कोई टीचर प्रोवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं आप उस वीडियो को दोबारा से देखोगे। आपने क्योंकि पढ़ रखा है वो टॉपिक, बस उसका रिवीजन आपको करना है, वो आपने नोट से कीजिए ना कि किसी वीडियो से कीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमेशा याद रखिए जो आप क्लासेस में चीजें सीखते हैं, जो आप सीक्वेंस में चीजें पढ़ते हैं वो हमेशा बेटर रहती है एज कंपेयर टू सॉल्विंग पीवाईक्यूज। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो सिर्फ क्या करते हैं जीके की पीवाईक्यूज देखते जा रहे हैं, कभी जीके सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा नहीं है, हिस्ट्री पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज की वीडियोस देख रहे हैं। यार आप लोगों के लिए पीवाईक्यूज किसी काम के नहीं है जब तक आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे। अब मान लो मैं अकबर का रेन ले लूं, अकबर में अगर मैं थ्योरी उसकी क्रिएट करूंगा तो 2 पेज में खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं उसके पीवाईक्यूज बनाने लग गया तो उसमें अकबर के पीवाईक्यूज बनाने में ही कम से कम 100-200 पीवाईक्यू बना दूंगा जिसमें आपके 3-4 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। आप इस चीज को समझिए, पहले आप थ्योरी कवर कीजिए, उसके बाद अगर टाइम मिलता है थ्योरी अगर आपके अच्छे से हो गई तो जीके के पीवाईक्यू आप वैसे ही कर लोगे। तो पीवाईक्यू आप क्या करिए, अगर आपकी थ्योरी होगी तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी बात है, पीवाईक्यूज करने जरूरी है, लेकिन पहले सिक्वेंशियली स्टडी करना जरूरी है। ठीक है, मैथ्स में भी अगर आपने बेसिक से नहीं कर रखा तो मैथ्स में जब क्लासेस होती है उसमें भी पीवाईक्यूज होते हैं, लेकिन वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते हैं जिससे कि आप सारी चीजों को सीख पाए। और जब सीख चुके हैं आप तो फिर रैंडम जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो आपके लिए होता है कि चलो ये नया क्वेश्चन आया ये आप देख जाओ। अगर मान लो कोई टॉपिक आपने पढ़ ही नहीं रखा, उसके अच्छे क्वेश्चंस का भी आप क्या करोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले अपना जो भी बेयर मिनिमम चीजें आप वो कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यूज पे आप जाओ और मॉक्स अपने लगाने स्टार्ट कर दो अगर अब तक नहीं दिया है। ठीक है, बिना मॉक दिए एग्जाम में जाओगे तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और मॉक के लेवल्स भी वेरी करेंगे। तो किसी भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आरबी की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो फलाना किसी और प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज हो, हमेशा उस पर 100% रिलाई करके नहीं चलना है। सबसे जो आपका जरूरी होगा वो होगा पीवाईक्यू, जो आपको रियल चीज दिखाएगा। पीवाईक्यू आपको जो रियल एसएससी पूछता है उसके लिए रेडी करता है। अब क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड कई बार चीजें आपने पढ़ भी रखी होती है, तो जो मॉक्स होते हैं, जो नए मॉक्स क्रिएट किए जाते हैं, वो आपको अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए रेडी करने के लिए बनाए जाते हैं कि भैया पीवाईक्यूज तो आपको पता ही है, ये तो आप कर ही रहे हो, अगर अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया तो आप कैसे करोगे, क्या आप अटेम्प्ट कर पाओगे? क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ तो वेरिएशन एग्जाम में आएगा, 100% सेम तो आएगी नहीं चीजें, कभी इजी कभी डिफिकल्ट भी आएगा। तो अगर हम एक ही सीक्वेंस में चलते रहे, एक ही प्लेन तरीके से तैयारी करते रहे, तो अगर मुश्किल आ गया तो क्या आप प्रेशर हैंडल कर पाएंगे? या बहुत इजी पेपर आ गया तो क्या उस स्पेस में आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे, एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे? तो
तो हर तरीके की चीजें आप लोगों के लिए रेलिवेंट होती है। तो न्यू मॉक्स भी रेलिवेंट है, और जब लगे कि यार मैं इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट या डिमोटिवेट हो रहा हूं तो पीवाईक्यू पे शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, तो बैलेंस बना के आपको टेस्ट देने हैं। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।